हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मेरे साथ हैं यासिर भाई, जो कि बलोनिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि पीएचडी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। वो जानने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में, इनका बैकग्राउंड और इनका इंट्रोडक्शन। थैंक यू इलियास भाई। मेरा नाम यासिर ख़ान है और मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया से पीएचडी कर रहा हूँ। और मेरा जो पीएचडी का प्रोग्राम है वो है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग फॉर इंटेलिजेंट मोबिलिटी। इससे पहले जो मेरा मास्टर्स है वो यूटी टेक्सला का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उधर ही मैंने कुछ टाइम जॉब भी किया एज ए लेक्चरर। तो अभी जो मेरा यहाँ पे पीएचडी का प्रोग्राम है वो उसकी बेसिकली फरारी के साथ उसकी कोलैबोरेशन भी है। तो हमारा कुछ टाइम फरारी में होता है और कुछ टाइम हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। क्या प्लान है? फरारी लेट का कोई प्लान है? फरारी का प्लान तो फिर ज़ाहिर बात है, और मैंने रेड कलर की फरारी चूज़ भी कर ली। इंशाल्लाह बहुत जल्द। यासिर भाई जो है मोर देन 3 कंट्रीज़ में पहले अप्लाई कर चुके हैं। ये जब से कोविड आया ये तब से ट्राई कर रहे हैं। उनमें से कुछ मैं आपको बताता चलूँ। एक न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, सऊदी अरेबिया में जो सबसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी और प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप जहाँ की है वो किंग फहद यूनिवर्सिटी है। तो इन सब जगहों से इनको एक्सेप्टेंस मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोविड की वजह से जो सब कुछ बंद था, लॉकडाउन और बॉर्डर्स इनके नहीं खुले थे, तो वहाँ जा नहीं पाए। और इटली ने बॉर्डर्स खोले अपने, तो ये फ़ौरन से यहाँ पर आ गए और यहाँ के स्टार बन गए बलोनिया के। वाई इटली? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अक्सर लोग पूछते हैं कि इटली हम क्यों आए। तो इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे जो फर्स्ट है वो है वीज़ा रेशो। इटालियन पीएचडी स्कॉलरशिप, पीएचडी का स्कॉलरशिप अगर आपके पास है तो 100% आपको वीज़ा मिलेगा। एडमिशन हो गया तो वीज़ा मिलेगा। एडमिशन अगर आपको हो गया तो समझो आप इटली पहुंच चुके हैं। मैं जो समझता हूँ, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है कि इटली में थोड़ा एडमिशन लेना कंपैरेटिवली आसान है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। क्योंकि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स आते हैं वो हर पोजीशन के ऊपर, पोजीशन के अगेंस्ट स्कॉलरशिप अनाउंस होगा, और आपका जो मेरिट होगा उसी पोजीशन के अगेंस्ट ही बनेगा। यानी जिस तरह मेरा टॉपिक है कि डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट टूल्स फॉर बोल्टेड जॉइंट्स अप्लाई टू ऑटोमोटिव पार्ट्स, ये एक स्पेसिफिक पोजीशन है, टॉपिक है। अब इसके ऊपर कितने लोगों ने अप्लाई किया? हम तकरीबन 5 लोग थे जो मुझे याद पड़ता है। तो उन 5 में से जो मेरे क्योंकि मार्क्स सबसे ज़्यादा थे तो उसके अगेंस्ट मेरी सिलेक्शन हुई। इसलिए मैं कहता हूँ कि इटली में आना आसान है, क्योंकि आप नैरो डाउन हो जाएंगे। आपका कंपटीशन जो है वो 100 लोगों के साथ नहीं होगा। अच्छा, समटाइम ये भी होता है इलियास भाई कि किसी पोजीशन के अगेंस्ट कोई अप्लाई भी नहीं करता, तो उसमें क्या होता है कि वो पोजीशन वैकेंट रह जाएगी और प्लेयर्स है ही नहीं, उन्होंने हर हाल में खिलाड़ी लेना है, तो वो खिलाड़ी आप निकल आते हो। ऐसे ही। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा इटालियन पीएचडी का, मुझे यहाँ आके पता चला कि आपने लाजमी 3 से 6 महीने किसी और कंट्री में जाना है एज अ मोबिलिटी के लिए। जैसे हम बलोनिया छोड़ के पेरिस गए। पेरिस मोबिलिटी बोले तो आपने किसी और रिसर्च लैब के अंदर 3 महीने या 6 महीने गुजारने हैं। तो पीएचडी का प्रोसेस जो है मैं थोड़ा सा आपके लिए नैरो डाउन करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अप्लाई करते हो। तो पहले इंट्रोडक्शन पे हम बात कर चुके हैं। अभी सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, जैसे यासिर भाई ने बताया कि एडमिशन का प्रोसेस होता है। अगर आपका एडमिशन हो गया तो समझो कि आपका वीज़ा भी लग गया, आप इटली पहुँच गए। फिजिकली नहीं पहुँचे लेकिन आप मेंटली पहुँच चुके हो। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है या स्टेप होता है वो एडमिशन का होता है। और फिर उसके बाद जो आपका स्टेप होता है दूसरा, वो इंटरव्यू होता है। एडमिशन हो गया आपका तो प्रोफेसर आपका इंटरव्यू करेगा। अगर आप इंटरव्यू पास कर जाते हो तो आपकी होगी प्री इनरोलमेंट अगर आपकी हो गई तो फिर आपने वीज़ा प्रोसेस जो होता है उसमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने, वीज़ा प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर आपका जो स्कॉलरशिप होता है वो स्कॉलरशिप जो है आपको खुद ब खुद ग्रांट हो जाता है, वीज़ा लग जाता है और आपने इटली पहुंच के अपना जो है रिसर्च स्टार्ट करना है। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं हम। पहला स्टेप जो है वो एडमिशन प्रोसेस है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एडमिशन कैसे अप्लाई करते हैं, कॉल्स कब आती हैं और कब स्टार्ट होता है? एडमिशन इटली में कैसे होगा उसका ये है कि हर यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन अनाउंस करेगी हर साल। तो उसको हम ना पीएचडी में साइकिल्स बोलते हैं उनको। 38 साइकिल, 39 साइकिल, अभी 40th साइकिल आने वाला है। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक पोर्टल होगा, आप उस पोर्टल के ऊपर जाएंगे और जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप वहाँ पे अपलोड करेंगे विद इन जो उसकी डेडलाइन होगी। तो ये आपने देखना है कि किस यूनिवर्सिटी की कॉल्स कब आ रही हैं। फिर इसके लिए ग्रुप्स भी हैं फेसबुक के काफ़ी सारे, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और एक जनरल कॉल्स होंगी, फिर उसके बाद एडिशनल कॉल्स भी आएंगी कुछ टाइम के बाद। ये इटली का बहुत अच्छा सीन है कि यहाँ पर एडिशनल पीएचडी कॉल्स भी आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पर प्रोफेसर का अप्रोच नहीं करना, सिंपल एडमिशंस ओपन होते हैं। आप देखोगे कॉल में आपका इंटरेस्टेड जो रिसर्च वर्क है या वो पब्लिश हुआ है, तो आपने सिंपली करना है कि पोर्टल पर जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, आईडी क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, दैट्स इट। प्रोफेसर के पीछे नहीं पड़ना। अगला स्टेप जो है वो आपका एडमिशन कैसे होता है। इटली में आपका जो स्कॉलरशिप या एडमिशन है वो 2 चीज़ों के ऊपर होगा। फर्स्ट आपकी है डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएशन, जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम आप सबमिट करोगे। देन आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा है कि आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, आपकी प्योरली सिलेक्शन हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर।
ठीक है, लेकिन मोस्टली 99% केसेस में आपका इंटरव्यू होगा लाजमी। फिर वो बहुत एक्सेप्शनल केस होगा जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा। अब वो डिपेंड करता है कि कॉल किस तरह की है, सही। कॉल पे डिपेंड करेगा। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं इसमें? डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो चाहिए तो काफ़ी सारे, इस तरह लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 डॉक्यूमेंट जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो आप जिनके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, वो एक आपकी CV है यूरोपास फॉर्मेट के ऊपर, बिल्कुल, और दूसरा आपका रिसर्च प्रपोजल है। रिसर्च प्रपोजल बेसिकली क्या है कि जो PhD की पोजीशन अनाउंस हो रही है उसके ऊपर आपने 4 से 5 पेजेस का छोटा सा एक रिपोर्ट टाइप बनानी है। यानी कि जो वैल्यूएशन कमेटी है वो उसको देखेगी तो आपको कंसिडर करेगी उस स्कॉलरशिप के लिए। हर डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक मार्क्स हैं। फर्स्ट करें CV के आपके 10 नंबर हैं, रिसर्च प्रपोजल जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है उसके होंगे 20 नंबर, 20 मार्क्स होंगे। आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के जो प्रोफेसर आपको देगा उसके होंगे 5, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के भी होंगे कुछ ना कुछ मार्क्स। अच्छा, वो आइल्स आपको नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें पहले करनी चाहिए थी हम भूल गए, आइल्स नहीं चाहिए आपको। अच्छा, आइल्स नहीं चाहिए आपको, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको, कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं चाहिए, उसके अलावा आपका और मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एडमिशन चाहिए बस। जस्ट आपने एडमिशन लेना है और उनको आपने कहना है कि मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं है, बस वो आपको वीज़ा फिर भी देंगे। अच्छा, तो हर चीज़ के मार्क्स होंगे, ठीक है। तो वो फिर आपको वैल्यूएट करेंगे कि अच्छा आपने CV में से 4 लिए, प्रपोजल में से 19 लिए, तो फिर आपके टोटल मार्क्स बनेंगे लेट्स से आउट ऑफ 50 में से। तो आउट ऑफ अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एक थ्रेशोल्ड सेट किया होता है कि 50 में से 30 आपके होना कंपल्सरी हैं टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। तो ये भी आपको थ्रेशोल्ड वहाँ पे क्लियर करना होगा। तो इतना मुश्किल नहीं होता, यानी कि मेन चीज़ ये है कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है आपने वो देना है। उन्होंने जिस फॉर्मेट पे मांगा है उस फॉर्मेट पे देना है, और कोई रिसर्च पेपर की इसमें कंपल्शन नहीं है। अगर आपका रिसर्च पेपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, उसके 1 या 2 मार्क्स होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। आपके 30 होने चाहिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए। आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए तो फिर क्या होगा? जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद इंटरव्यू की कुछ वेटेज होगी। जिस तरह मेरे केस में 50 थे, फिर वो 50 भी डिवाइडेड थे कि 20 नंबर आपकी प्रेजेंटेशन के होंगे, 10 नंबर आपके नोवेलिटी कितनी है प्रोजेक्ट में उसके होंगे, फिर 20 नंबर आपने प्रेजेंट कैसे किया अपना टॉपिक, ठीक है, वो भी डिवाइडेड है। फिर आपके इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे, फिर उन्होंने इंटरव्यू में सेट किया होता है कि आप कम से कम इंटरव्यू में 30 लें, तब आप क्वालिफाई करेंगे। फिर क्या होगा, वो दोनों को कंबाइन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स प्लस इंटरव्यू, आपका टोटल एग्रीगेट बनेगा। लेट्स से मेरे बने थे 74, क्योंकि मैं इतना कोई लायक नहीं था। 100 में से 74 कहलाएं। हाँ 74, तो 74 अगर आपके आ गए, जो बाकी 4 लोगों ने अप्लाई किया था उनके 74 से कम है, तो वो सबसे पहले आपको ऑफर करेंगे कि ये लें जनाब PhD का स्कॉलरशिप, थाली में रख के आपको इस तरह वीज़ा मिलेगा फिर आपको। इसके बाद जो अगला टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्कॉलरशिप का। तो PhD में स्कॉलरशिप का कुछ सीन इस तरह का होता है कि आपको एडमिशन मिल गया और आपका इंटरव्यू भी हो गया, एडमिशन भी हो गया, दोनों का वेटेज होगा और आप क्वालिफाई करते हो तो आपको समझो कि एडमिशन आपका हो गया है। अगला प्रोसेस जो है वो वीज़ा से पहले मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। नॉर्मली तो वीज़ा प्रोसेस होता है जस्ट समझाने के लिए कि वीज़ा स्कॉलरशिप किस तरह काम करता है। आपको ना तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ना तो आपने पाकिस्तान से कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, ना मोफा कराना है, ना यहाँ पर आके आपने ईज़ी वैल्यू बनवाना है, कुछ भी नहीं बनवाना है। आपको प्रोग्राम ऑफर हो गया तो समझो आपको स्कॉलरशिप खुद ब खुद मिलेगी। स्कॉलरशिप्स के साथ ग्रांट होती है और स्कॉलरशिप मिलती कितनी है? नॉर्मली स्कॉलरशिप जो होती है वो 1200 से लेकर 1400 यूरो आपको पर मंथ मिलती है। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना चाहो तो ये बनते हैं 3.25 लाख या 4 लाख कह सकते हो आप। जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो या तो यूनिवर्सिटी फंडेड होगा या फिर कंपनी की फंडिंग होगी किसी की, तो इन दोनों में फ़र्क कोई ख़ास नहीं है। यानी कि कुछ स्कॉलरशिप्स होंगे जो यूनिवर्सिटी खुद अपने बजट से फंड्स देगी आपको, और कुछ स्कॉलरशिप्स होंगे जो फ़ॉरेन कंपनीज़ होंगी वो आपको फ़ंड करेंगी। दोनों सूरतों में आपको काम अपने प्रोफेसर के साथ ही करना है। फ्यू केसेस हैं, कुछ हमारे कोलीग्स हैं जो उस कंपनी में भी जाके काम कर रहे हैं जिसकी फंडिंग है। तो बाकी जो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है, जो यूनिवर्सिटी फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, वो इंटायरली आपका प्रोफेसर आपको एवेल्यूएट करेगा। लेकिन जो कंपनी फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अक्सर ये होता है कि वीकली या बाई वीकली आपको कंपनी को भी साथ इंगेज करना पड़ता है कि आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है अभी। तो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है वीज़ा प्रोसेस। तो अभी जस्ट आपने एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में जाके वीज़ा फाइल करना है, तो वो वीज़ा फाइल कैसे होता है? हाँ, वीज़ा फ़ाइल का ये प्रोसेस है कि जब हम आए थे तो उस वक्त एक ईमेल लिखनी पड़ती थी एम्बेसी को, लेकिन ईमेल लिखने से पहले आपको प्री इनरोलमेंट करनी पड़ती है। वो शायद आपके जो फॉलोअर हैं वो इससे उसको पता होगा, बखूबी वाकिफ़ हैं। प्री इनरोलमेंट करते हैं यूनिवर्सिटी टेली पोर्टल पर। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर प्री इनरोलमेंट आपकी होगी, फिर समरी आपकी एम्बेसी को फॉरवर्ड होगी,
फिर पहले ये था कि जब मैं आ रहा था तो एक ईमेल लिखते थे एम्बेसी को, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करते थे कि आप इस डेट को जेरी ऑफिस जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। कराची कॉन्सुलेट का डिफरेंट थोड़ा सा पैटर्न है, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, जैसे ही आपको, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल वो कॉल्स ले रहे हैं। आप उनको एम्बेसी में कॉल करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, आपसे डेटा लेंगे, फिर आपको ईमेल भेजेंगे कि अब आप इस डेट पे जाके जेरी ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, वो आपको पूरी चेकलिस्ट मिलेगी। अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि उनको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए आपकी एजुकेशन का, जिसको हम DOV कहते हैं इटालियन लैंग्वेज में, या उसको सीमिया बोलते हैं, तो सीमिया के लिए एक अलहदा प्रोसेस है। अगर DOV कहेंगे तो DOV आपको एम्बेसी देगी। वो भी डॉक्यूमेंट्स आपने DOV के भी जो चेकलिस्ट में होंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के होंगे वो चेकलिस्ट में, वो आपने जेरी ऑफिस में दे देने। कोई आइल्स नहीं देना उनको, चाहिए नहीं। कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी, चाहिए नहीं। यानी कि कोई आपको कहे कि बैंक स्टेटमेंट कुछ भी नहीं देना, ना बैंक स्टेटमेंट, ना आइल्स, मैं तो गरीब हूँ और ना मेडिकल। हाँ, ये है कि जब इधर आएंगे तो फिर जो जहाज में आना है उसके पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, बिल्कुल, अपना टिकट लेकिन वो आपको खुद इतने करना होंगे होगा। कि आपकी स्कॉलरशिप की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सारे निकल आएंगे। बिल्कुल। और अपने साथ अगर आपने आना है तो फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस के लिए आप, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, तो आप मैक्सिमम 500-700 ला सकते हो। इससे ऊपर आपने जितने लाना है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लाजमी जो है वो 500-700 है, इतने में आपका काम चल जाएगा। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई बात रह गई है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आपको पता है, नहीं पता है तो आप अभी जाके ढूंढें और उसको फॉलो करें। और कोई भी चीज़ आपने पूछनी है मुझसे तो मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और मैं साथ में यासिर भाई का इंस्टाग्राम और उनका फेसबुक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ पूछनी है आप जाएँ, इनका दिमाग खाएँ, जितना दिमाग खा सकते हैं खाएँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, चाओ। चाओ।